हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है, एम लक्ष्मीकांत की हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। ठीक है। और अभी तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, संवैधानिक ढांचा, ठीक है, और जो हमारा दूसरा टॉपिक था संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप तरीके से हमने इसको डिस्कस किया है। और मोस्टली पता है आईएएस का एग्ज़ाम में एम लक्ष्मीकांत का बुक का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है। तो ये सीरीज़ कतई इसको स्किप ना करें, बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तो उसका नाम है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रस्तावना में ये कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, यही बताया है कि प्रस्तावना में ये जो भी मतलब जो इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। हालांकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। तो एक्चुअली है क्या कि जो संविधान में भी संशोधन होता है, ठीक है, कई तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है एक सिंपल तरीके से हो जाता है, एक विशेष बहुमत से होता है, और एक 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और केशवानंद भारती मामला जो है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डीप से। ठीक है, तो फिलहाल आप समझिए यहाँ तक। ठीक है, अब हम देखते हैं संविधान की विशेषताएं। ठीक है, जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। ठीक है, जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। देखिए, संविधान में जो विशेषताएं हैं कि जैसे संविधान भारत का लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है, तो यही सब चीज़ें इसमें जो है डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, भारत का संविधान लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है, क्या है, तो चीज़ें वही सब हैं। तो देखिए, सब संविधान की जो विशेषताएं हैं, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे लंबा लिखित संविधान। यानी कहने का मतलब संविधान है सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट और रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटिन क्या होता है, जो चीज़ लिखित में होती है, यानी जो एक तरीके से कहीं पर लिख के या कुछ भी कोई भी दस्तावेज तैयार किया जाता है तो उसको हमारे यहाँ जो है लिखित संविधान है। ठीक है, देखिए संविधान को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है लिखित लिखित संविधान, जैसे किसका, अमेरिका का संविधान है, और एक होता है अलिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान। देखिए, लिखित और अलिखित में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लिखित का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल रिटन में होती है, और अलिखित का मतलब होता है कि और ओरल, हम लोग ओरल जो मुंह से बोलकर कुछ बात कहते हैं, तो वही होता है अलिखित। ठीक है, तो ये संविधान ब्रिटेन का कैसा संविधान है, अलिखित। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का संविधान है। अलिखित संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम भारत के संविधान की बात करें तो देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद और विस्तृत दस्तावेज है। तो भारत का संविधान कैसा है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, 395 आर्टिकल यानी 395 अनुच्छेद, 22 भागों में और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 1949 तक जो हमारे संविधान में एक प्रस्तावना थी, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे और 22 हमारे भाग थे। ठीक है, और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद हैं, तो टोटल जो 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है,
ये है। अब ये क्वेश्चन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर यही दिया हुआ है कि कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया, क्या हुआ, ठीक है। अब एक प्रश्न ये अक्सर उठता है कि आखिर भारत का जो संविधान था आखिर इतना विस्तृत कैसे था, क्या पीछे आखिर इसका लॉजिक क्या था। देखिए, सबसे पहला जो इसका मुख्य रूप से जो इसके पीछे कारण है, तो सबसे पहले क्या है, भौगोलिक कारण, यानी ज्योग्राफिकल जो कॉजेज़ हैं। तो भौगोलिक कारण क्या है, यानी भारत का विस्तार और विविधता। यानी आपको बताया कि भारत में विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस बोलने वाले, विभिन्न प्रकार के कास्ट सिस्टम का सिस्टम है, शेड्यूल कास्ट हैं, एसटी है, तो सबके राइट्स का यहाँ पर ध्यान रखना था। इसीलिए भारत का जो संविधान है वो भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा और विविधता है। अगला देखिए कारण, ऐतिहासिक। इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभावों को देखा जा सकता है और यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। तो इतिहास यानी जो ऐतिहासिक रूप से कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए थे या उस समय पर ऐसे कौन कौन से लॉ बनाए गए थे जो करंट में हमारे काम के हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्ट था अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाया गया था भारत शासन अधिनियम, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा एक सिस्टम बताया गया था कि कैसे शासन चलेगा, कैसे क्या होगा, ठीक है। अगला देखिए कारण, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। जाहिर सी बात है, भारत में जो है संघीय व्यवस्था थी, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करने थे। केंद्रों को भी कानून बनाने का अधिकार देना था और राज्यों को भी कानून बनाने का अधिकार देना था, इसलिए जो है भारत का संविधान काफ़ी विस्तृत है, ठीक है। अगला आता है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। तो बिल्कुल ठीक बात है कि हमारा संविधान जब बन रहा था तो उस समय पर कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, और भी कई सारे लीडर्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी लीडर्स थे। तो समझ सकते हैं कि संविधान सभा में जो है लॉ मेकर्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा काट छांट का जो समय उसमें जाता रहा, ठीक है। तो सबसे अगर हम मेन पॉइंट की बात करें, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो उस डाइवर्सिटी के कारण जो है भारत का संविधान इतना विस्तृत है, ठीक। देखिए, संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांतों बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों में आम विधानों या राजनीतिक जो भी पार्टियां बनी हैं उससे संबंधित दस्तावेज हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है, ठीक है, और सबसे बड़ा संविधान है। देखिए अब सेकेंड पॉइंट, विभिन्न स्रोतों से वह, इसका मतलब ये है कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमने वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज से जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था उनमें जो प्रावधान थे जो हमारे अकॉर्डिंगली सही बैठ रहे थे, तो हमने उन देश के संविधानों का अध्ययन किया और जो चीज़ें हमें अच्छी लगी वो हमने अपने संविधान में सम्मिलित कर ली, ठीक। तो वही होता है विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी जो चीज़ हमें जहाँ से अच्छी लगी वो हमने उस देश से ले ली। एज हम पर कभी कभी आरोप लगता है कि भारत का संविधान जो है उधार का संविधान है, ऐसा नहीं है। हमने एज इट किसी भी चीज़ को नहीं अपनाया अपने संविधान में, बल्कि उसमें कुछ चेंजेस करके जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी उसको हमने अपने हिसाब से हमारे संविधान में सम्मिलित किया था, ठीक है। देखिए, भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया, ठीक है। और अंबेडकर जी क्या कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। तो अंबेडकर जी खुद कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है तो विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने का मतलब है कि उनका अध्ययन करने के बाद ही उनको हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है प्रावधानों को, ठीक। आगे देखिए,
संविधान का अधिकांश ढांचा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल से इसको देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है 1935 का। देखिए, संविधान का दार्शनिक भाग यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो हमने अमेरिका से लिए हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। बाकी इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग यानी संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध में अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यानी कैसे शासन चलेगा, कैसे कार्यपालिका काम करेगी, कैसे विधायिका काम करेगी, तो सारे प्रावधान जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। संविधान के देखिए अगला, संविधान के अन्य प्रावधान हमने कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, रूस से, फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका से, जापान से, अन्य देशों से भी लिए थे। ठीक है, भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 रहा, और संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण, ठीक है, आदि भी सम्मिलित किए गए थे। और 1935 का तो एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा ही। बाकी अगला पॉइंट देखिए, तीसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है? तीसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ठीक है, देखिए, संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से बांटा गया है। कठोर या अनम्य संविधान, यानी तो आप समझ सकते हैं कि अनम्य का मतलब क्या होता है, कठोर। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान। ठीक है, तो हमारा क्या था, एक नम्यता और अनम्यता। तो अनम्यता का मतलब होता है कठोर, यानी संविधान में अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो आप वो विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा। जैसे कि अमेरिका के संविधान में अगर कुछ भी चेंज करना होता है तो उसके लिए उन्हें एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानूनों के निर्माण की हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि संविधान थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कानून बन जाता है जैसे ब्रिटेन में। ठीक है, आगे देखिए, भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा है, न तो ज़्यादा लचीला है न तो ज़्यादा कठोर है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, देखिए, कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण में देखिए, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर विशेष बहुमत से कोई संशोधन किया जाता है तो उसमें क्या होना चाहिए, दोनों सदनों में जो टोटल सदस्य हैं वो 2/3 होने चाहिए। ठीक है, मतदान में सम्मिलित हो रहे थे। इसके अलावा जो प्रत्येक सदन है, यानी हर सदन से जो कानून पास होकर जाता है तो उसमें जो सदस्यों का बहुमत होना चाहिए तो 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर देखिए, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो राज्य होते हैं, भारत के आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है अन्य कानूनों को बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
संविधान का कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, उल्लेखनीय है ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक से जो डेली बेसिस के जो लॉ होते हैं जो पार्लियामेंट में, तो उनको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए 368 अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जो अगली क्या व्यवस्था है भारत के संविधान की, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता। संघ का मतलब होता है कि भारत जो है विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक संघ बना होगा। तो संघ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं मैंने डिस्कस कर ली। आगे देखिए, यदि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण विद्यमान हैं, ठीक है, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें एकात्मकता और इसमें कई सारे गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। जैसे एक सख्त केंद्र, यानी केंद्र सरकार काफ़ी शक्तिशाली है। एक संविधान है भारत का, बिल्कुल। एकल नागरिकता है, भारत में एक ही नागरिकता है। संविधान का लचीलापन, जाहिर सी बात है भारत का संविधान बहुत ज़्यादा लचीला है। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई सज़ा होती है तो यहाँ तो उसको इतना मौका मिलता है बचने का, बहुत ज़्यादा। आगे हम डिस्कस करेंगे कई सारे फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो एकीकृत न्यायपालिका, आपको पता है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट आती है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट आती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी सब के सब सबॉर्डिनेट है किसके, सुप्रीम कोर्ट के। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जाहिर सी बात है सेंट्रल के द्वारा जो राज्यपाल अपॉइंट किया जाता है वो। अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी, ये भी जो एकात्मक शासन को बनाती हैं। आपातकालीन प्रावधान, इसमें तो आप जानते हैं कि जब भी इमरजेंसी लगती है शासन जो है कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। तो ये सब प्रावधान किसके हैं, एकात्मक संविधान के। ये तो हमने डिस्कस किया संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। अब हम देखते हैं भारत में क्या है। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, यानी संघीय शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है और आर्टिकल 1 जो है उसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इसका कहने का मतलब है कि भारत के जो भी राज्य हैं वो एक संघ का भाग माने जाएंगे, यानी बिना किसी शर्त के सम्मिलित हैं। ठीक है, अमेरिका के संबंध में अगर हम बात करें तो अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका के जो राज्य हैं वो शर्त के साथ सम्मिलित हैं। ठीक है, इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। मैंने अभी डिस्कस किया था आपको कि जो भी राज्य सम्मिलित होंगे भारतीय संघ में वो किसी समझौते के तहत नहीं होंगे। दूसरा, कि जो राज्य संघ में सम्मिलित हो गए हैं उन्हें भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसी वजह से भारतीय संविधान को विभिन्न प्रकार के नामों से जो है अधिकृत किया गया है। देखिए, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्ध संघ, किसने कहा है, केसी बेरे ने। और क्या कहते हैं, बारगेनिंग फेडरलिज्म, ये किसने कहा है, मॉरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, तो ये आइवर्ट जेनिंग्स और अन्य ने कहा है। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा है, जो है संघात्मक और एकात्मक का मिला जुला रूप है। तो आप कह सकते हैं अर्ध संघात्मक जो है भारत का संविधान जो है। अब आता है सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है। देखिए, हमने क्या किया,
अंग्रेज़ों के साथ एक लंबा समय बिताया। अंग्रेज हमारे उपनिवेश रहे, हमारे ऊपर शासन किया उन्होंने, और इस शासन के क्रम में उन्होंने जो भारत में संसदीय व्यवस्था स्टार्ट की थी एक तरीके से, चाहे नामात्र की ही की, लेकिन स्टार्ट तो की थी, तो हम उस व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझते थे। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय संविधान जब बना था तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते थे, तो इसलिए जो है हमने संसदीय व्यवस्था पर अपनाने पर अधिक बल दिया। और भी कारण है, थोड़ा इसमें डेमोक्रेटिक पार्ट भी जुड़ जाता है, देखिए अभी डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया। ठीक है, तो अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली, और ब्रिटेन में क्या है, संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन में क्या है, संसदीय प्रणाली। ठीक है, और अमेरिका में तो अध्यक्षीय प्रणाली है ही। आगे देखिए, संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था क्या है, यह विधायिका और कार्यपालिका क्या है, मिलजुल कर काम करते हैं, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। तो कहने का मतलब है कि विधायिका और जो कार्यपालिका भारत में है, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे की मिलकर काम करते हैं। ये भारत के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिलकर काम करते हैं, बट अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होता, ये दोनों जो है अलग अलग काम करते हैं। विधायिका अलग काम करती है, कार्यपालिका अलग काम करती है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको वेस्टमिंस्टर भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जानते हैं, और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। तो ये संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं, तो अगर भारत में बात करें तो भारत में केंद्र स्तर पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और स्टेट लेवल पर भी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब क्या क्या विशेषताएं हैं संसद की वो देख लेते हैं। देखिए, वास्तविक व नामात्र के कार्यपालक की उपस्थिति। देखिए, वास्तविक का मतलब कौन होता है, वास्तविक भारत में क्या है, प्रधानमंत्री है। नामात्र में कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो विशेषता है, वास्तविक व नामात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति, कार्यपालकों की उपस्थिति। ठीक है, अगला देखिए, बहुमत वाले दल की सत्ता। आपको पता है कि भारत में जिस पार्टी को स्पष्ट मेजोरिटी मिलती है वही सरकार बनाती है, तो यहाँ पर भी बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, यानी जो कार्यपालिका जो काम करती है उसकी जवाबदेही होती है किसके प्रति, विधायिका के प्रति। अगला देखिए, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, यानी जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के एक प्रकार से मेंबर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि प्रधानमंत्री जो है वो स्टेट, जो केंद्र लेवल पर होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला निचले सदन का विघटन। ठीक है, अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें तो लोकसभा होती है तो उसका विघटन हो सकता है, राज्य स्तर पर अगर हम बात करें विधानसभा होती है उसका भी विघटन हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। मैंने अभी डिस्कस किया था पीछे कि हमने क्यों आखिर अंग्रेज का पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया था, आपको समझा दिया। तो अंतर देखते हैं। ब्रिटेन संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन में जो है संसद क्या है, सबसे ऊपर है। ठीक है, यानी ये जो है सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। बट अगर भारत के बारे में बात करें
भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। यानी एक प्रकार से जो भारत का जो प्रधान बनता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है, और जो ब्रिटेन में क्या होता है, एक उत्तराधिकारी व्यवस्था चलती है। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की हो, प्रधानमंत्री की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होती है। जैसे कि राजनीति की जानकारी से प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। मैंने भी डिस्कस किया था कि अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग, स्वतंत्र होकर। बट भारत में स्वतंत्र होकर काम तो करते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो जुडिशरी सिस्टम है ये आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, एक प्रकार का इनके बीच कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, देखिए, संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि संसद की सर्वोच्चता जो है ब्रिटेन के संविधान से, और जो है अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में न्यायालय सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। बहुत सही से समझिएगा इसको। देखिए, भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो सर्वोच्च है, लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी न्यायिक समीक्षा जो है अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा से कम है। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि कोई भी कानून अगर संविधान के अगेंस्ट में हो, कोई भी कानून अगर संविधान के अगेंस्ट में हो और न्यायालय को लगता है कि ये कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा है या ये कानून असंवैधानिक है, तो वही क्या कहलाएगा, न्यायिक समीक्षा कहलाएगा। अर्थात न्यायालय उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। यही क्या होती है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक तरीके से किसी की जांच परख करना या कुछ भी करना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े से बड़े भाग को संशोधित कर सकता है। अभी जस्ट मैंने पीछे डिस्कस किया था, एक बार फिर समझिए। जो कोर्ट होता है, जो जुडिशरी होती है भारत की, यह क्या करती है, न्यायिक समीक्षा, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से क्या करता है, एक प्रकार से कंट्रोल रखता है। जो बॉडी जो है, लॉ मेकर बॉडी है, जो संसद, अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के अगेंस्ट में हो, तो जो है सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि अगर वो कानून असंवैधानिक है या संविधान के अगेंस्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा। ठीक है, और वहीं अगर दूसरी ओर बात करें, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, देखिए हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्या करता है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर मैं डिस्कस करूं
तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट को कई प्रकार की संवैधानिक शक्तियां मिली हुई हैं, जिसके माध्यम से वह कोई भी कानून बना सकती है या किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है या संविधान में कोई भी संशोधन करके अतिरिक्त कानून जोड़ सकती है। ठीक है, तो आज यहीं तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।